दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये तो मालूम है कि आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है और आईपीओ को गोइंग पब्लिक भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है आईपीओ में जो कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पसंद करते हैं? आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मेन रीजन क्या है? तो चलो फिर ये पूरे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे जितने भी आईपीओ मार्केट में आए हैं उनमें से प्रत्येक आईपीओ ने शॉर्ट टर्म में अराउंड 18% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, 18% का रिटर्न तो एक साल में बैंक में एफडी करने पर भी नहीं मिलता है और 18% का रिटर्न तो बहुत से म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से ज्यादा लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मेरा कहने का मतलब आईपीओ इन्वेस्टिंग का ऐसा जरिया है जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत से आईपीओ लिस्टिंग गेन के समय ही बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। अब सवाल उठता है कि लिस्टिंग गेन क्या होता है, इसे हम आगे की पॉइंट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आईपीओ के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और विनिंग आईपीओ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल द ब्लॉगिंग फाइनेंस पर। दोस्तों, हमारा मेन पर्पस यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना और जो लोग नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो सभी फाइनेंशियली लिटरेट हो सके। और इसीलिए हमने स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर की सीरीज शुरू की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री में सीख सके। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आईपीओ क्या है। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं या फिर आईपीओ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों उठाती है, तो चलो इसे समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी कंसिडर किया जाता है और ऐसे में कंपनी के पास बहुत कम शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि खुद कंपनी के फाउंडर, फैमिली और फ्रेंड्स, और एक्रेडिट इन्वेस्टर भी लिमिटेड होते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब दोस्तों, ऐसे में अगर कंपनी को अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो इतने कम फंड से तो काम बनने वाला है ही नहीं। इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो आईपीओ लेकर आती है वो कंपनी आईपीओ के जरिए पब्लिक को कंपनी की शेयर्स बेचती है और बदले में पब्लिक से पैसा लेती है। बेटर क्लियरिटी के लिए चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। रिसेंटली जब जोमेटो का आईपीओ आया था उस समय कंपनी ने आईपीओ के जरिए पब्लिक से 9,375 करोड़ का फंड रेज किया था। मतलब पब्लिक से पैसा उठाया और बदले में लोगों को कंपनी का शेयर्स प्रोवाइड किया और जोमेटो के लिस्टिंग गेन में ही लोगों को काफी अच्छा रिटर्न मिला था। दोस्तों, इन चीजों को हम आगे वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी बात करते हैं कि आईपीओ की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो आईपीओ की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का समय लग सकता है। अब इस टाइम पीरियड के दौरान कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एक्टिविटी, ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग, प्राइसिंग, स्टेबलाइजेशन एंड एसेट्रा चीजें फुलफिल करना पड़ता है और जब सब कुछ सेबी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाता है तब जाके कंपनी की आईपीओ पब्लिश होती है। अब चलो कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहते हैं तो वो कंपनी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी को आईपीओ की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है और इस प्रकार हायर किए गए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और कंपनी दोनों मिलकर डीआरएसपी बनाती है, जिसे ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। अब डीआरएसपी क्या होता है, चलो इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, डीआरएसपी कंपनी की बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होती है जिसे आप कंपनी की जन्म कुंडली भी कह सकते हैं।
इस डॉक्यूमेंट्स में कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी की कोर ऑपरेशंस क्या है, मतलब कंपनी जो बिजनेस कंडक्ट करने जा रहा है उसका कोर पर्पस क्या है, और इसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी पूरी तरह कहीं डेब्ट में तो नहीं है, कंपनी की रिस्क फैक्टर, मतलब कंपनी जो बिजनेस करने जा रहा है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है जिसके कारण शेयर होल्डर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद कंपनी का लीगल केसेस, मतलब कहीं कंपनी का लीगल केस तो नहीं चल रहा है, और इसके बाद कंपनी द्वारा आईपीओ लाने का वेरियस रीजन, और इंडस्ट्री की ओवरव्यूज, कंपनी की मैनेजमेंट, मतलब क्या कंपनी की मैनेजमेंट टीम इतना काबिल है कि बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिनोवेशन एंड मार्केटिंग को अंजाम दे सके। तो दोस्तों ये सारी यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन होती है डीआरएसपी में, और यही डीआरएसपी को कंपनी सेबी को सबमिट करती है, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। दोस्तों सेबी इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। अब कंपनी द्वारा सेबी को डीआरएसपी सबमिट करने के बाद ये सेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल देना है या नहीं। मेरा कहने का मतलब किसी कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल देना है या नहीं, ये सारे कंट्रोल सेबी के हाथ में ही होता है। अगर कोई कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन आईपीओ के लिए फुलफिल है ही नहीं तो सेबी कंपनी को और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहती है। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल होने के बाद ही सेबी कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल देती है, और अगर कोई कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल है ही नहीं तो सेबी उस कंपनी को अप्रूवल नहीं देगी। तो इस प्रकार सेबी अपना काम करती है। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए चलो इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। रिसेंटली जब जोमेटो आईपीओ लेकर आने वाला था तो जोमेटो ने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर किया था, जिसमें था कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनले, क्रेडिट स्विस और बैंक ऑफ अमेरिका एंड सिटी। और इसके बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेल्प से सेबी को अपना डीआरएसपी सबमिट करती है, और जब सेबी द्वारा कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल जाती है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर आईपीओ की डेट और आईपीओ की प्राइस बैंड की प्लानिंग करती है, मतलब आईपीओ को कौन सा डेट में रिलीज करना है और कितने के प्राइस बैंड में रखना है। तो चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जब जोमेटो को जुलाई 2021 में आईपीओ के लिए अप्रूवल मिला था, उस समय कंपनी ने सेबी द्वारा आईपीओ के लिए अप्रूवल मिलने के बाद 14 जुलाई को आईपीओ की डेट डिसाइड किया। और दोस्तों कोई भी आईपीओ 3 से 10 दिन के लिए ओपन रहती है, जैसे कि जोमेटो की आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन था। जोमेटो की आईपीओ 14 जुलाई 2021 को ओपन हुआ और 16 जुलाई 2021 को क्लोज। तो ठीक इस प्रकार टीसीएस की आईपीओ की ओपनिंग डेट था 29 जुलाई 2004 और क्लोजिंग डेट था 5 अगस्त 2004। और दोस्तों अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो तो इसी दिए गए डेट में अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जोमेटो की आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता तो आपको 14 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 इन 3 दिनों में आपको किसी भी दिन अप्लाई कर सकते थे। अब आईपीओ के लिए अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, जैसे कि जोमेटो की आईपीओ की अलॉटमेंट 22 जुलाई 2021 को हुआ और 23 जुलाई 2021 को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ। अब दोस्तों जिस प्राइस पर कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है इसके अनुसार से आईपीओ की 2 प्रकार होती है। पहला है फिक्स प्राइस इशू और दूसरा है बुक बिल्डिंग इशू। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स प्राइस इशू के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स प्राइस इशू मतलब जिस प्राइस पर कंपनी की शेयर प्राइस फिक्स होता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 1993 में जब इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लेकर आया था तो कंपनी ने आईपीओ इशू करने के लिए केवल एक प्राइस रखा था, मतलब पर शेयर्स का प्राइस था 95 रुपीज। तो इस प्रकार के आईपीओ को फिक्स प्राइस आईपीओ कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार रिसेंटली जब जोमेटो ने अपना आईपीओ लेकर आया था तो कंपनी ने आईपीओ इशू करने के लिए फिक्स प्राइस नहीं रखा था बल्कि एक प्राइस बैंड रखा था। मतलब जोमेटो की आईपीओ इशू करने की प्राइस 72 रुपीज से लेकर 76 रुपीज के प्राइस बैंड में रखा गया था। तो जो आईपीओ इस प्रकार का प्राइस बैंड रखते हैं उसे बुक बिल्डिंग आईपीओ कहते हैं।
तो जो इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे सब इसी प्राइस बैंड के किसी भी प्राइस पर अपना बिडिंग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करें। तो बेटर क्लियरिटी के लिए चलो इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैं अपस्टॉक में अप्लाई करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डाउनवर्ड सेक्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, फंड्स और इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इन्वेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको व्यू ऑनगोइंग आईपीओ पर क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो हेडर सेक्शन में 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ऑनगोइंग आईपीओ, दूसरा माई आईपीओ और तीसरा पास्ट आईपीओ। तो दोस्तों ऑनगोइंग आईपीओ की सेक्शन में जो भी आईपीओ फिलहाल में ओपन है वो सारे आईपीओ का लिस्ट यहाँ पर शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल में 2 आईपीओ ओपन है। पहला है टार्सन प्रोडक्ट लिमिटेड और दूसरा है गो फैशन इंडिया लिमिटेड। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिंपली इस अप्लाई पर क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक ओपन रहेगा। और दोस्तों जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम क्वांटिटी दिया रहता है। मतलब आप अपने मर्जी से 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी नहीं ले सकते हो। यहाँ पर लॉट के हिसाब से क्वांटिटी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि गो फैशन इंडिया लिमिटेड के केस में आपको मिनिमम 21 क्वांटिटी ही लेना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ लॉट्स टू परचेज। अगर आप यहाँ पर 1 टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली 21 क्वांटिटी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 टाइप करोगे तो 42 क्वांटिटी सिलेक्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आईपीओ की शेयर्स लॉट में ही प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि गो फैशन इंडिया लिमिटेड के केस में 1 लॉट में 21 क्वांटिटी प्रोवाइड की जा रही है। मतलब अगर आप 3 लॉट के लिए बिडिंग लगा रहे हो तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली 63 क्वांटिटी के लिए बिडिंग लगा रहे हो। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस की रेंज दी गई है 655 रुपीज़ से लेकर 690 रुपीज़ तक। इससे ये पता चलता है कि ये एक बुक बिल्डिंग इशू है। अब आप 655 रुपीज़ से लेकर 690 रुपीज़ के बीच किसी भी प्राइस पर बिडिंग लगा सकते हो। और यहाँ पर आईपीओ की साइज भी दिया गया है जिसकी साइज है 1014 करोड़ रुपीस। और इसके बाद यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी देना होता है पेमेंट करने के लिए। और कौन कौन सा यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड है वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर भी चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टर टाइप सिलेक्ट करना है जो कि हम इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर जितनी लॉट के लिए अप्लाई करना हो उतना ही टाइप करना है। अभी के लिए मैं 1 लॉट के लिए बिडिंग कर रहा हूँ जो कि 21 क्वांटिटी है। इसके बाद यहाँ पर आपको बिडिंग प्राइस देना है। मतलब 655 रुपीज़ से लेकर 690 रुपीज़ के बीच किसी भी प्राइस पर बिड कर सकते हो या फिर आप कट ऑफ प्राइस पर भी टिक लगा सकते हो। अब कट ऑफ प्राइस क्या होता है चलो इसे समझ लेते हैं। किसी भी आईपीओ का जो भी प्राइस बैंड होता है और इस प्राइस बैंड में जिस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाई जाती है उसी प्राइस को फाइनलाइज किया जाता है। अब ऐसे में किस प्राइस पर शेयर्स की सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाई जाएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो प्राइस बैंड की हाईएस्ट प्राइस होती है उसी प्राइस पर बिड लगाते हैं। जैसे कि गो फैशन इंडिया लिमिटेड की केस में हाईएस्ट प्राइस 690 रुपीज़ है या फिर कट ऑफ प्राइस पर भी बिड लगाते हैं। अब दोस्तों जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा बिड आएगी वो प्राइस उस आईपीओ की इशू प्राइस रहेगी। मतलब कंपनी उसी प्राइस पर शेयर्स इशू करेगी। अब कट ऑफ प्राइस का मतलब आपको कोई प्राइस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई जाएगी वही प्राइस आपकी बिडिंग प्राइस मानी जाएगी। ऐसे में आपका आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। इसीलिए आईपीओ के लिए अप्लाई करते वक्त कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फिल किए गए इन्फॉर्मेशन को चेक करके कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों आईपीओ के लिए अप्लाई करने के बाद आपका अमाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। मतलब आईपीओ के लिए अप्लाई करते ही आपका अमाउंट
अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। आपके अकाउंट से अमाउंट तभी डिडक्ट होगा जब आपको शेयर्स की अलॉटमेंट के दिन शेयर्स मिलेंगे। और अगर अलॉटमेंट के दिन आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा और जो ब्लॉक हुई अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, अलॉटमेंट के दिन किसी को शेयर्स मिलता है तो किसी को नहीं, ऐसा क्यों होता है? चलो इसे समझते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट के दिन आपको शेयर्स मिलेगा या नहीं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अगर कोई कंपनी 50 करोड़ शेयर्स बेच रही है और इन्वेस्टर्स 500 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग लगाते हैं तो ऐसा कहा जाएगा कि वो आईपीओ 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और अगर कोई कंपनी 50 करोड़ शेयर्स इशू करती है और 50 करोड़ शेयर्स के लिए ही बिड आती है तो जिन्होंने भी आईपीओ के लिए बिड लगाए थे उन सभी लोगों को शेयर्स मिल जाएगी। लेकिन अगर 50 करोड़ शेयर्स के लिए 500 करोड़ शेयर्स की बिडिंग आती है तो सभी को शेयर्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर शेयर्स की अलॉटमेंट होती है और सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या सभी लोगों को 1 लॉट मिल सकता है या नहीं। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो लॉटरी सिस्टम के अनुसार शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो आईपीओ के टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए थे, जैसे कि एसबीआई कार्ड, आईआरसीटीसी, डी मार्ट एंड एक्सेट्रा। और ऐसे में लॉटरी सिस्टम के बेसिस में ही शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। अब ऐसे में आप 1 सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करो या 10 लॉट्स के लिए, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सभी को 1 लॉट मिल सकता है या नहीं। अगर नहीं तो लॉटरी सिस्टम से ही शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी। और लॉटरी सिस्टम में आपका लॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शेयर्स मिलेगा या नहीं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई आईपीओ 2 दिनों में ही 10 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो आप अपने अकाउंट से केवल एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे में अलॉटमेंट के दिन शेयर्स मिलने की चांसेस बहुत कम होती है। और अगर आप 1 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। और ऐसे में लॉटरी सिस्टम पर ही शेयर्स की अलॉटमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आईपीओ से मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों, आईपीओ से आप 2 तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो। पहला है लिस्टिंग गेन और दूसरा है शेयर्स को होल्ड करके रखने पर मिलने वाली प्रॉफिट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन से मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर लोग आईपीओ में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें लिस्टिंग गेन से ही ज़्यादा प्रॉफिट मिले। मतलब ज़्यादातर लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और जिस दिन स्टॉक की लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसी दिन शेयर्स को बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे कि जोमेटो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ 23 जुलाई 2021 को और जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन अराउंड 65% का रिटर्न दिया। तो इस प्रकार बहुत से आईपीओ स्टॉक की लिस्टिंग डे में ही बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। तो दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लिस्टिंग गेन से ही बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और दोस्तों, शॉर्ट टर्म में शायद ही कोई इतना ज़्यादा रिटर्न देता होगा। अब बात करते हैं होल्डिंग गेन की। होल्डिंग गेन मतलब आपने जिस समय आईपीओ में इन्वेस्ट किए थे और करंट टाइम तक उस शेयर्स को होल्ड करके रखने पर जितना % का रिटर्न बनता है उसे ही होल्डिंग गेन कहते हैं। जैसे कि जोमेटो ने लिस्टिंग गेन में 65% का रिटर्न दिया और जिन्होंने भी अभी तक जोमेटो की शेयर्स को होल्ड करके रखा है उन्हें आज के डेट में अराउंड 100% की प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लोग आईपीओ के जरिए शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में स्टॉक को होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आईपीओ की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में समझ आ गया होगा और फ्यूचर में भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।